सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है ऑडिट के अंदर। एक तो अपना अभी फ्रॉड रहेगा, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, और एक है ऑटोमेटेड सिस्टम। ये 2 टॉपिक अपन लोगों के बाकी है। बैंक ऑडिट आज हो जाता, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक बाकी है, ये ऑडिट हो जाता अपना करीबन अभी 10 से 15 दिन का अपना ऑडिट बाकी है। फिर उसके बाद में अब जो मेजर अपना जो सिलेबस अब जो बाकी अब या फिर अब जो स्टार्ट होगा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगभग पूरे ही बाकी है, करीबन 20 से 25 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अपन लोगों के पास में, ठीक है। तो अपन लोग ऑडिट अब कंप्लीट करके फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चालू करेंगे। देखते हैं अगर जमा तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का शाम में रखता और ऑडिटिंग का दोपहर के दौरान रखता, ताकि कैसा है आप लोगों को भी 30th ऑफ जून तक के सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, बैंक ऑडिट के अंदर कोई क्वेरी है कि इस दौरान आप अगर आप लोगों ने कुछ इसके ऊपर रोशनी डाली होगी, कुछ पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ क्वेरी तो आई होंगी। कुछ क्वेरी है कि बताओ तो बैंक ऑडिट के अंदर आप लोगों के पास में। देखो, बैंक ऑडिट का जब अपन लोग बात करते हैं तो 3 चीजें अपन लोग करते हैं। एक तो ऑडिट ऑफ एडवांसेस, दूसरा ऑडिट ऑफ इनकम, और तीसरा ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर बोले? ऑडिट ऑफ एडवांसेस। ऑडिट ऑफ एडवांसेस के अंदर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम हर अल्टरनेट एग्जाम में आते रहते हैं। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखने के लिए भी बोला था। इसके अलावा कुछ क्वेरी है कि आप लोगों की बैंक ऑडिट के अंदर तो प्लीज लेट मी नो, पूछो तो फटाफट जल्दी। ये टॉपिक खत्म करके आज दूसरा भी टॉपिक स्टार्ट करने का है। तो बैंक ऑडिट के अंदर कुछ क्वेरी है कि स्पेसिफिक कोई पार्ट में, कोई चैप्टर में, कोई इसके अंदर टॉपिक के अंदर अगर कुछ भी क्वेरी होंगी तो प्लीज लेट मी नो। और दूसरी बात, सैटरडे को आपको कोई टेस्ट है? सैटरडे को कोई टेस्ट है क्या आप लोगों का? अंजलि? नहीं सर, परसों है। परसों सैटरडे ही है ना? तो नहीं, फ्राइडे है। परसों फ्राइडे रहता? सॉरी आज वेडनेसडे। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अपन लोग सैटरडे को बैंक ऑडिट के ऊपर टेस्ट है, ठीक है। सैटरडे को बैंक सर ऑडिट के ऊपर टेस्ट। हाँ बोलिए। संडे को पॉसिबल है? संडे को दूसरी कोई टेस्ट नहीं है? हाँ। बेटा अब इतने दिन नहीं। क्यों लगेंगे? तो अभी एक 3-4 दिन मिल गए ना आपको पढ़ने के लिए बैंक ऑडिट। मेरे हिसाब से देखो सैटरडे टेस्ट देना चाहिए। सैटरडे को शाम में 4 या 5 बजे जो भी रहते होंगे सैटरडे को अपन लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या अभी भी आपको देखो आज का भी दिन है पूरा, कल का भी दिन है, तो टेस्ट के बाद में भी कुछ ना कुछ तो समय मिलने वाला है। और ऑलरेडी 3-4 दिन का गैप मैंने दे दिया। ये टेस्ट ऑलरेडी मंडे को ड्यू थी, तो मैं अभी सैटरडे को ले रहा, ठीक है क्या? तो टेस्ट सैटरडे को ही रहेंगी। छोटा सा तो टॉपिक है यार, इतना क्या है। आपने ध्यान से अगर लिखे बैठे ना, 4 घंटे पढ़ना पड़ता आराम से। 4 घंटे अगर आपने पढ़ लिया ना, कोई भी तकलीफ नहीं जाती। 4 घंटे पढ़ो आराम से। कुछ भी क्वेरी होंगी तो अभी अपन इस दौरान, अभी जैसे मैं आज इतना कंप्लीट करके फ्रॉड का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रॉड के चैप्टर के साथ में रोज अपन लोग 10-10 मिनट एक आधा टॉपिक रिवाइज करेंगे, या फिर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज होंगी बैंक ऑडिट की तो अपन वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो सैटरडे को ही ओके सर। टेस्ट है। प्रिपेयर करो, टारगेट ओके के सर। साथ में प्रिपेयर करना चालू करो तो अच्छा रहेगा। टारगेट रखो अपने सामने कि अपने को ये टॉपिक इतने दिन में करने का है, ये टॉपिक कब हो जाएगा, ये टॉपिक कब हो जाएगा। ऐसा टारगेट रखेंगे तो ही बातें बनने वाली है। बिना टारगेट के कोई मतलब नहीं आता। गाड़ी छूट गई लेकिन गाड़ी को कहाँ जाना है वही पता नहीं है तो कहीं नहीं पहुंचता। समझ में आ रहा क्या? आप टारगेट रखो कि फ्राइडे को आपकी ये टेस्ट है, इतना करना है, सैटरडे को आपकी ये टेस्ट है, इतना करने का है। समझ में आ रहा क्या? चलो, यस तो सर। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक्सपेंसेस के अंदर अपन लोग थे। एक्सपेंडिचर जैसे अपन ने उस दिन पे डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर इज टू बी शोन अंडर दी 3 ब्रॉड हेड्स। समझ में आ रहा है ना? एक्सपेंसेस 3 तरीके के रहते हैं जैसा मैंने उस दिन भी बताया था। एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट काय के ऊपर रहने वाला है। ये जो खर्चा है ये डिपॉजिट के ऊपर रहने वाला खर्चा है। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को सैलरी जो है ह्यूमन रिसोर्स के का जो एक्सपेंसेस रहता, और ह्यूमन रिसोर्सेज के जो प्रोविजन रहते। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोविजन मतलब क्या? जैसे देखो 2004 के पहले वाले जो लोग उनका पेंशन का रहता, फिर ग्रेचुटी रहता, फिर पीएफ रहता, फिर अर्न लीव्स रहता, ये अलग अलग जो एम्प्लॉय को पैसा मिलता उसके भी प्रोविजन अपन लोग हर साल करते जाते हैं। तो ऑफकोर्स मेजर खर्चा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर है वो सैलरी है। मेजर खर्चा जो इंटरेस्ट के अंदर है वो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। सो ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो है दैट इज रिलेटेड टू दी एनपीए। समझ में आ रहा क्या? प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। समझ में आ रहा क्या? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर पेमेंट टू एंड प्रोविजंस ऑफ सैलरी, सैलरी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सारे खर्चे हैं।
समझ में आ रहा? उसके बाद में क्या है, देखो जैसे अपन लोग एक एक देखते हैं कि अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, सैलरी और सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन और उनके खर्चे। उसके बाद में क्या है, रेंट रेट्स और टैक्सेस। रेंट रेट टैक्सेस मतलब क्या था, देखो बैंक जो है, बैंक को किसी रेंटेड प्रीमाइसेस में तो बैंक का रेंट रहता है ना। टैक्सेस, बैंक को भी टैक्सेस देना पड़ेंगे, जैसे महानगर पालिका का टैक्स हो गया, वो सारी टैक्सेस बैंक को भी पे करना पड़ेंगे। समझ में आ रहा? प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रिसिएशन है। एक इंपॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, टैक्सेस की बात निकली तो क्या बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी रहता क्या? ये सर नो में जवाब दो। बैंक के जीएसटी लगाती क्या आपको, और क्या बैंक को जीएसटी भरना पड़ता क्या? बोलो तो। बैंक के अंदर जीएसटी रहता क्या? बैंक चार्जेस हो गया या फिर ये सब चीजें हो गई। ये एनीबॉडी? लोकेश बोलो तो। नो सर, नहीं रहता। एग्जेम्प्टेड है शायद। नहीं, एग्जम्प्टेड कुछ नहीं है। बैंक जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगाएंगी उसके ऊपर बैंक को 18% जीएसटी कस्टमर से वसूल करके भरना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या? सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है, इंटरेस्ट बोथ, देना भी और लेना भी। देना भी और लेना भी मतलब एडवांसेस के ऊपर का इंटरेस्ट जो मिलता उसके ऊपर जीएसटी नहीं, डिपॉजिट के ऊपर जो बैंक जीएसटी इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं। इंटरेस्ट के अलावा एटीएम चार्जेस के ऊपर जीएसटी है, प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर जीएसटी है, डेबिट कार्ड चार्जेस के ऊपर जीएसटी है, एसएमएस चार्जेस के ऊपर जीएसटी है, बैंक के प्रिंटिंग चार्जेस हो गए, कमीशन हो गया, लॉकर रेंट हो गया, अनेकों अनेकों तरीके के चार्जेस जो है सभी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि ये सर्विसेज है दैट आर रेंडर्ड बाय द बैंक। अच्छा, बैंक किसी से सर्विस ली? बैंक ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली, ऑडिट की। तो अच्छा, बैंक को जीएसटी भरना पड़ेगा कि उसके ऊपर? हाँ, बैंक को जीएसटी भरना भी पड़ता और बैंक को जीएसटी लेना भी पड़ता, मतलब बोथ केसेस में जीएसटी है। और फिर बैंक को बताओ तो इनकम टैक्स वगैरह की लायबिलिटी रहती है? दर्शन पांड्या, इनकम टैक्स वगैरह रहता है क्या बैंक को, कि एग्जाम्प्ट है? नहीं सर, इनकम टैक्स नहीं। एग्जाम्प्ट है कि लागू है? एग्जाम्प्ट है। नहीं, एग्जाम नहीं है, बैंक को टैक्सेस भी भरना पड़ता। अरे बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये बैंकिंग कंपनीज है। जो बाकी कंपनीज को 25% अगर रेट ऑफ टैक्स रहेगा इनकम टैक्स का, तो सारे बैंकों को भी है। इसमें एग्जाम्पशन का तो सवाल ही नहीं उठता ना। बैंक क्या कोई ये दान पुण्य का काम कर रहे क्या, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि पैसे ले रहे ना आपसे, भर भर के पैसे ले रहे ना, ब्याज ले रहे, पैसा ले रहे, चार्जेस ले रहे। तो बैंक अगर पैसा कमा रही तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो दिमाग में से धूल को साफ करो, बैंक को जीएसटी भी है, बैंक को इनकम टैक्स भी है। ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद में डायरेक्टर फीस अलाउंसेस, बैंक के जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनको डायरेक्टर फीस देना पड़ता, सिटिंग फीस देता, मीटिंग की फीस रहती, ऑडिटर फीस हो गया, लीगल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये तो सब आपको समझता है। रिपेयर्स वगैरह, जैसे कंप्यूटर खराब हो गया वो सब चीजें, इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस रहता है, लॉकर का इंश्योरेंस रहता है, बाहर जो गार्ड है उसका, वॉचमैन का सैलरी रहता है, एटीएम कार्ड की सिक्योरिटी रहता है, सीसीटीवी कैमरा रहता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। समझ में आ रहा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहते हैं। इंटरेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा खर्चा है, सबसे मेजर खर्चा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो सर डिपॉजिट में एफडीआर आ गया कि सेविंग आ गया कि आरडी आ गया? अरे सभी तरीके की डिपॉजिट्स आ गए। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर बैंक बोरोइंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो पैसा लेते बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता एट रेपो रेट, और अदर्स कुछ रहता होगा तो कमीशन वमीशन। ठीक है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रोविजन है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर रहने वाली प्रोविजन, 15%, 25%, 40%, लॉस एसेट्स के ऊपर 100%। ठीक है। प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट और अलग कोई प्रोविजन अगर होंगे, जैसे प्रोविजन फॉर एनपी आप लोगों को पता हो गया, फिर उसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्रोविजन हो गए, वो भी रह सकता। प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट रह सकता, अगर कुछ वैल्यू कम ज्यादा होने वाली है तो उसके लिए भी प्रोविजन बना के रखते। तो ये सब अलग अलग प्रोविजंस भी रह सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखने का है, मैं बता रहा था आप लोगों को, तीन बातें ध्यान में रखने की है कि तीन मेजर खर्चे रहते हैं। एक तो डिपॉजिट पे का इंटरेस्ट, सैलरी पे का प्रोविजन, और सैलरी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे का प्रोविजन। ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन उन्होंने यहाँ पे ले लिया हुआ। ठीक है। ओके, यहाँ तक के कोई डाउट है? कोई डाउट होगा तो पूछो, तो अपन लोग आगे बढ़े। अब लास्ट पार्ट, ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर, छोटा सा पार्ट है। In carrying out an audit of interest expenses, the auditor is primarily concerned with the assessing the overall reasonableness
of the amount of the interest expenses by analyzing the ratios of the interest paid on different type of deposits and borrowing to the average quantum of respective liabilities during the year. क्या बोल रहा कि आप लोगों ने कैसा है, देखो अब पहली बात आप लोग समझ लो कि बैंक के अंदर क्या है, सीबीएस है। बैंक के पास में बहुत सारे एफडीज है, कुछ एफडी बनाए हुए 7% के, कुछ बनाए हुए 8% के, कुछ बनाए हुए 6% के, कुछ बनाए हुए 5% के। ये अब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों एफडी के, क्योंकि हर एक का समय अलग अलग है ना। और इसके अलावा सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.75% वो भी है। तो ये क्या हो गया मेरा, कुछ जो एफडी है वो सीनियर सिटीजन के है, कुछ 5 साल के है, कुछ टैक्स सेविंग है, कुछ 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 9 महीने का है, 12 महीने का है, 1 साल का, 1 साल 5 साल तक के अलग अलग एफडीज रहते हैं। समझ में आ रहा क्या? तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ये पूरा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक का कितना आ रहा, 25 CR, 25 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ रहा। अब ये 25 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आया होगा, अलग अलग एफडीज के ऊपर अलग अलग उन्होंने ब्याज दिए होंगे, है ना। अब आप देखो एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक एफडी तो जनरली देख नहीं सकते। एक छोटा सा भी बैंक लेंगे तो वहां पे हजारों लाखों एफडी रहेगी। अब सीबीएस के अंदर क्या करते हैं, बैंक वाले भी खुद से इंटरेस्ट नहीं डालते, वो सिस्टम के अंदर खुद ही ले लेता है। जैसे आपने 30 दिन के लिए एफडी डाली तो ऑटोमेटिकली 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। 6 महीने के लिए एफडी डाली आपने तो 6% ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। जैसे ही आपने सेविंग अकाउंट खोला किसका, तो ऑटोमेटिकली 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। थैंक्स टू दी व्हाट, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस के अंदर ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट फीड किए हुए रहते हैं। जैसे एसबीआई के हजारों लाखों ब्रांचेस है भारत भर में, एसबीआई का जो हेड ऑफिस होगा ना, वहां से सीबीएस के अंदर ऑटोमेटिकली सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डाल देते। अब बाकी ब्रांच लेवल पे कोई भी इंटरेस्ट का छेड़खानी नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा क्या? तो इंटरेस्ट वहां पे से सिस्टम में ही एंटर रहते। जैसे आपने खोला सेविंग अकाउंट खोला, दर्शन पाटिया के नाम से एक सेविंग अकाउंट खोला, ऑटोमेटिकली 2.75% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू हो जाए। समझ में आ रहा क्या? जैसे दर्शन पाटिया ने 6 महीने के लिए एफडी खोली तो ऑटोमेटिकली इसको 6% ही ब्याज अपने आप लिंक हो जाता है। बहुत सारे बैंक के अंदर ऐसा लॉक कर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होता। स्टिल अब ये कैसा बोल रहे वो कि आप ओवरऑल रीजनेबलनेस देखो कि ये जो 25 करोड़ का जो ब्याज बैंक ने दिया है एज एन एक्सपेंस, जो 25 करोड़ का ब्याज दिख रहा, आप वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनके अलग अलग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट से वेरीफाई करके देखो। समझ में आ रहा क्या? कि देखो अब जनरली कैसा हो गया, देखो 7 8 6 5, ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए, एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए और टोटल डिपॉजिट तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको रहेगा कि 31 मार्च को मेरे पास में टोटल डिपॉजिट कितना है, बोले 500 करोड़। टोटल डिपॉजिट आ गया बोले 500 करोड़। ऑफ कोर्स कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई सेविंग है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। तो वो क्या बोल रहा, टोटल डिपॉजिट आ गया 500 करोड़। अब इसका क्या करो आप लोग, एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। समझ में आ रहा है क्या? एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालने का, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल एवरेज निकाल लो। सिंपल एवरेज निकाल के जैसे इसका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6.5%, ठीक है 6.5%। अब 500 करोड़ का 6.5% कितना आना चाहिए, 500 करोड़ का 6.5% कितना आना चाहिए, लगभग 27-28 करोड़ के आसपास आना चाहिए। देखो मैंने एक एक चेक किया क्या, नहीं, लेकिन मैंने ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक कर लिया। इन्होंने कितना दिया हुआ है 25 करोड़, मेरा भी लगभग कितना आ रहा, 500 इंटू 6.5, 30-32 करोड़ के आसपास आ रहा। इसका मतलब क्या, ओवरऑल रीजनेबली आप लोग इसको चेक कर सकते हो और अच्छे से एवरेज निकालते थे तो आपको लगभग मिल जाता है। समझ में आ रहा क्या कि मेरा एवरेज में इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ये ऑफ कोर्स एग्जैक्ट अमाउंट दे रहा कि मैं नहीं, मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा, ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक कर रहा कि अलग अलग ब्याज है 7 8 6 5 2.75। एक डिपॉजिट का टोटल अमाउंट है कि बैंक के पास में टोटल में कितना है, बोले 500 करोड़ की डिपॉजिट है। 500 करोड़ को 6-6.5% देखो 30 करोड़ के आसपास आना चाहिए। अपना इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 25 करोड़ के आसपास। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो फर्क आ रहा, मैंने कौन सा एग्जैक्ट किया, मैंने एग्जैक्ट किया कि नहीं, ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक कर रहा मैं रेशियोज लगा के। ये इसको, ये प्रोसीजर को क्या बोलते मालूम है कि एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। समझ में आ रहा क्या? सब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का, उनका एक एवरेज रेट निकाल लेने का, सिंपल एवरेज निकाल लेने का, और भी आगे जाके वेटेड एवरेज निकाल सके तो बहुत ही अच्छा। सिर्फ वेटेड एवरेज नहीं पॉसिबल, सिंपल एवरेज निकाल लिए। सिंपल एवरेज निकाल के सिंपल एवरेज ऑफ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिपॉजिट, एक अंदाजन फिगर आ जाता 28-29 करोड़। आपको कुछ तो भी अंदाजन फिगर आ जाएगा, उसके आसपास ही आपको टोटल ब्याज रहना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, अलग अलग डिपॉजिट अमाउंट रहते हैं, टोटल डिपॉजिट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दैट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट,
would give you an overall reasonable figure of that interest and you should tally this interest with the last year का interest देखो, last year की total deposit देखो, समझे क्या? This is known as checking the overall reasonableness. यहाँ पे एकदम 100 करोड़ दिख रहा क्या? नहीं, अंदाजे मेरे आंकड़े के आसपास ही तो आंकड़ा दिख रहा है। फिर हर एक में से 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 सैम्पलिंग करो। आपके पूरे एफडी चेक करने वाले हैं क्या? जरूरी नहीं है, क्योंकि सीबीएस से गलती होने के चांसेस आर नेग्लिजिबल। स्टिल आप छोड़ तो नहीं सकते। हर टाइप में से 6 महीने के एफडी में से 6 दिखे, 5 महीने के एफडी में से 10 देख लिए, साल भर के एफडी में से 20 एफडी चेक करिए, सेविंग के 50 एक फॉर्म देख लिए। आप पूरा चेक कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं। साल भर में एसबीआई में, कोई भी साधारण से एसबीआई में भी 10 से 20 हजार खाते खुलते हैं। 10 से 20 हजार खाते थोड़ी कोई चेक करने वाला है। समझ में आ रहा है? सीबीएस के तो वैसे तो इंटरेस्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, स्टिल आपने ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करना चाहिए। इसको डाउट है पॉइंट में? इसमें किसको डाउट है कि समझा क्या? श्रीहरि ने अलगास? सर। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते। The auditor should obtain from the bank an analysis of various types of deposit. When one various types of deposit, 7% वाले, 8% वाले, 6% वाले, 5% वाले, probably types of deposit outstanding at the end of each quarter. From such information, the auditor may work out an weighted average interest rate. ऊपर ही बताया था 6.5% आ गया। अब वेटेड एवरेज मतलब कैसा रहेगा? यस एनीबॉडी? क्या यहाँ पे वेटेड एवरेज मतलब क्या वेट्स रहते होंगे बताओ तो? यस एनीबॉडी? वेटेड एवरेज रेट बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वेट्स क्या रहते होंगे यहाँ पे? बोलो तो। सर पीरियड। पीरियड नहीं, जो अमाउंट रहेगा उसके इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट। देखो कैसा हो गया, हमारे पास में साल भर के 30% एफडी है, 6 महीने के सिर्फ 4% एफडी है। मतलब क्या हो गया, मेरे पास में ज्यादा वेट कौन से एफडी का है? साल भर वाली एफडी ज्यादा है, तो साल भर के इंटरेस्ट रेट को ज्यादा वेट दो। जो कम एफडी है उसको कम वेट दो। समझे क्या? मेरे पास में कैसा हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं सिंपल एवरेज ले रहा तो हर एक को उतना ही वेट आ रहा। समझ में आ रहा है? कि जबकि मेरे पास में सबसे ज्यादा एफडी कौन सी है मालूम है क्या? 30 से 40% मेरे पास में 8% वाली एफडी है, तो 8% को आपको ज्यादा वेट देना पड़ेगा। समझे क्या? जिसके कम एफडी है उसको कम वेट दो। समझ में आ रहा है ना? और भी अलग अलग तरीके से रहते हैं, अमाउंट का भी रहता है, कोई लोग अमाउंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो मैंने करे हुआ है मैं आपको बता रहा, एक्चुअल जो प्रैक्टिकली जो रहता है वो मैं आपको बता रहा कि जिसकी ज्यादा एफडी रहती ना उसका वेट ज्यादा रहता है, और ऑफ कोर्स ज्यादा एफडी मतलब अमाउंट भी ज्यादा ही रहेगा। The auditor may then compare this rate with the actual average rate of interest paid on the relevant deposits as per the annual accounts and inquire into the difference. आपने weighted average एक निकाल लिया, फिर actual rate देखो 25 करोड़ डिवाइड बाय 500। समझ में आ रहा? आपने फिर यहाँ पे रेट निकाल के देखना है, एक्चुअल रेट, वेटेड एवरेज रेट, इसके अंदर फर्क देख सकते हैं। देखो कैसा रहता है मालूम है क्या? एज एन ऑडिटर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार बुक में जैसे लिखा है वहां पे वैसे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका भी वैसे रहे। आपको अपनी टेक्निक निकालना पड़ता है, अपने हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि कोई आपको नहीं बोलेगा कि यार तू ऐसा कर वैसा कर। ये सब जो है ना, ये सब बातें किताबी बातें, वहां पे जाके कुछ अलग सिनेरियो रहता है, आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, आपका एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहता, आपने जो आर्टिकलशिप में सीखा रहता वो आप वहां पे एप्लीकेशन रहता। समझ में आ रहा क्या? कि जैसे आपको एक ओवरऑल रीजनेबली देखना चाहिए कि ये बराबर लग रहा है कि नहीं 25 करोड़ का आंकड़ा। समझ में आ रहा क्या? ये कोई किताब नहीं बता सकती कि यार ऐसा टेक्निक फॉलो करो, कहीं आपको जॉटिंग नहीं मिलेगा कि कौन सी एफडी कितनी है। बहुत सी जगह प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, इंटरेस्ट रेट बदल जाता, जैसे 2.75 हो गया, उसके पहले 3 था आधे क्वार्टर में, उसके पहले 3.5 था। इंटरेस्ट रेट भी तो इतने बार बदलते रहते ना, तो वो सब बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोल दिया साल भर में 7 है, 8 है, 6 और 5 है, साल भर में 4 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलती आती है। सेविंग बैंक का साल में 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता, अमाउंट बदलते, उसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल होते, इतने सारे लफड़े रहते हैं। तो ये मत समझो कि यार मैंने किताब में 2 पॉइंट पढ़ लिया और हो गया। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको सब बातें किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाते हैं। The auditor should compare the average rate of interest paid on the relevant deposits with the corresponding figures for the previous year and analyze for any material differences. ये बार 25 करोड़ है, पिछले बार जैसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सिर्फ 12 करोड़, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि 12 करोड़ से एक बार 25 करोड़ हो गया, इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया। फिर कैसा, क्या कारण हो सकता है इतना डिफरेंस हो गया होगा बताओ तो? ये एनीबॉडी? पिछले बार 12 करोड़ इंटरेस्ट दिया था, एक बार 25 करोड़ इंटरेस्ट दे, क्या डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस? सर डिपॉजिट बढ़ गए, इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया, डिपॉजिट बढ़ गए होंगे या फिर इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया होगा। मेजर कारण उसमें यही है कि डिपॉजिट्स ज्यादा अपन ने मोबिलाइज करेंगे, अपन लोगों ने डिपॉजिट्स बढ़ाए
होंगे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि मेजर कारण क्या हो सकता है उसके अंदर कि आप लोगों ने डिपॉजिट्स बढ़ाए हुए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, ऑडिटर शुड कंपेयर द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड। अब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप लोग? टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना दिया आपने? 25 करोड़। टोटल डिपॉजिट कितना है आप लोगों के? 500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड। एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे? कितना आता है ये? 5%। तो ये हो गया आपका एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर वेटेड एवरेज आ रहा 6.5, तो इसके अंदर आप लोगों ने कंपेयर करना चाहिए। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड समझाना आप लोगों को, टोटल इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट एज ऑन द एंड ऑफ ईयर। Reliant deposits with the corresponding figure for the previous year, analyze any material differences। ये साल 5% आ रहा, फिर पिछले साल का देखो कितना परसेंट आ रहा था, और फिर चीजों को कंपेयर करो। ये 5% दिस ईयर, फिर पिछले साल कितना था एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन जनरल लेजर ब्रेकअप फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिपॉजिट। फिर इंटरेस्ट जो दे रहे सेविंग का अलग, डिपॉजिट का अलग, आरडीज का अलग, और इंटरेस्ट जो मिल रहा बोरोइंग्स, ब्रेकअप लो। ये महीने में इतना इंटरेस्ट आया और इतना इंटरेस्ट गया। समझ में आ रहा क्या? ऐसा ब्रेकअप लो कि इतना इंटरेस्ट अपने को आ रहा और इतना इंटरेस्ट अपना जा रहा हर महीने। फिर इसके अंदर आ रहा तो सेविंग किससे आ रहा, कौन से बोरिंग से अपने को पैसा आ रहा, और इंटरेस्ट जा रहा तो सेविंग पे जा रहा, एफडी पे जा रहा, अलग डिपॉजिट्स पे जा रहा, वो देखना जरूरी। The auditor should analyze month on month, quarter on quarter cost analysis and document thereon for the reasons and variances as per the benchmark statement। benchmark मतलब बैंक के अंदर मालूम है कि बजट बनता, हर महीने का बजट रहता। जैसे मार्च महीने का बजट रहेगा, कितने एडवांसेस लेना चाहिए आपके, इतने डिपॉजिट। आप जाओ कोई भी बैंक के अंदर, वहां पे उनके बजट्स और टारगेट्स लगाए गए। जैसे बोले आपने कम से कम 500 करोड़ के एडवांसेस लेना चाहिए आप लोगों के, और डिपॉजिट 750 करोड़ के रहना चाहिए। फिर ये हो गया बजट टारगेट जो साल की शुरुआत में हेड ऑफिस से मिल जाते। इसके अगेंस्ट एक्चुअल का आप कंपेयर करो। एक्चुअल बोले 450 करोड़ ही हुआ बोले एडवांसेस, और 650 करोड़ ही डिपॉजिट्स आया, तो ऐसा टारगेट एक्चुअल को कंपेयर करो। Examine whether the interest expenses considered into cost analysis agrees with the general expenses। cost expense इंटरेस्ट का जो खाता रहेगा उसका फिर एफडी के इंटरेस्ट का खाता अलग, सेविंग के डिपॉजिट के खाता उसके इंटरेस्ट का खाता अलग, दोनों का इंटरेस्ट कंबाइन शुड मैच विद द जनरल इंटरेस्ट के जनरल लेजर के अंदर इंटरेस्ट का फिगर। ओके, जनरल लेजर मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं ट्रायल बैलेंस। The auditor should understand the process of computation of average balance and recompute the same on sample by sample basis। The auditor should understand the process of computation of average balance। average balance कौन सा average balance है? आपको मालूम है बहुत सारे बैंक ऐसे जहाँ पे जैसे एचडीएफसी हो गया, वहां पे आपको मंथली बैलेंस एवरेज बैलेंस बना के रखना पड़ता, कहीं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस बना के रखना पड़ता। एवरेज बैलेंस मतलब क्या कि साल भर के जैसे मंथली एवरेज बैलेंस एचडीएफसी के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर 10,000 रखना जरूरी है, तो ये सीबीएसई निकाल लेता कि 10,000 है या नहीं। फिर जो एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते खाते, उनको क्या होता मालूम है? उनके ऊपर चार्जेस लेवी किए जाते हैं। तो सीबीएस किस तरीके से एवरेज बैलेंस निकाल रहा है खाते के अंदर, वो देखना जरूरी है। The auditor should on test check basis verify the calculation of interest and ensure that ये important question पूछ सकते हैं। Interest has been provided on all deposit up to the date of balance sheet, मतलब 31/3 तक के सारे खातों के ऊपर हो जाना चाहिए। Of course CBS ये सब बातें CBS खुद कंप्यूटर खुद कर लेता है। Interest rate are in accordance with the bank interest regulation and the RBI directives। ठीक है, तो अब देखो इंटरेस्ट का रेट बहुत जरूरी है कि सही होना चाहिए। वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए सीबीएस के अंदर, क्योंकि पावर ही नहीं रहती बैंक मैनेजर को इंटरेस्ट का रेट अल्टर करने की, लेकिन स्टिल कोई भी एरर हो सकती है। समझ में आ रहा क्या? तो जैसे कोई एफडी के ऊपर 8% है, ठीक है, 8% एफडी के ऊपर ब्याज देना चाहिए एज पर बैंक के रेगुलेशन। आपने सपोज बैंक मैनेजर ने गलती से या फिर जानबूझ के उसको 18 कर दिया, तो बताओ बैंक का कितना ज्यादा नुकसान। समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट रेट सही है या नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं बोल सकते कंप्यूटर कर लेगा तो देखो ही, देखना तो है, सैंपल करो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ आरबीआई में बहुत 2.75% आरबीआई रेट बताती सेविंग का कितना है। समझ में आ रहा है? एफडी में कैसा रहता है, आरबीआई का एक बेस रेट रहता है, उसके ऊपर बैंक ठहरा सकते हैं उनको कितना देने का है। लेकिन सेविंग के अंदर कैसा है, आरबीआई ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है वही देना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले हुआ है सेविंग का, उससे कम कोई बैंक दे नहीं सकती, उससे कम कोई बैंक नहीं दे सकती। 2.75% है तो सभी नेशनलाइज बैंक 2.75 ही रखने वाली है। हाउएवर प्राइवेट बैंक कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कभी-कभी सेविंग का ब्याज बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर ऐसा कंडीशन रख देते हैं कि मिनिमम 10 लाख का बैलेंस रखो, मिनिमम 5 लाख का बैलेंस रखो, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन 2.75% आरबीआई ने अगर बोला है तो देना जरूरी है। कोई बैंक अगर 2.75% से अगर कम दे रही तो वो बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है और वो गलत हो रहा है। ठीक है। Interest on the inter-branch balances has been provided at per the rate prescribed by the head office and RBI. अब inter-branch balances मतलब क्या है? देखो जैसे SBI अकोला ने SBI अमरावती से पैसा लिया होगा तो SBI अकोला ने SBI नागपुर से पैसा लिया होगा तो इंटर ब्रांच जो पैसा लिया उसके ऊपर भी आप लोगों को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है एज पर दी बैंक्स रेगुलेशन। Disclosure of prior period item. Since the format for profit and loss account of the bank prescribed under Form B under third schedule to the Banking Regulation Act does not specifically provide for disclosures of impact of the prior period items of the current year profit and loss, such disclosures wherever warranted will be given. कैसा रहता है आप लोगों को मालूम है क्या कि जब भी कंपनीज का आपने देखा होगा कभी भी क्या रहता है उनका मालूम है क्या, पहले तो उनका फॉर्मेट जो रहता है टी फॉर्म नहीं रहता, उनका इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। समझ में आएगा? तो यहाँ पे सपोज जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर सपोज यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू के अंदर सेल्स आता है, अब ये उसका ये बार का फिगर है, ठीक है, तो उसके अंदर कैसा रहता है, जैसे ये 31,320 का है तो यहाँ पे 31,319 का भी फिगर दिया हुआ रहेगा। ऐसा कहाँ है? कंपनीज में, बैंक में ऐसा दिया हुआ नहीं है, स्टिल बैंक भी लेकिन ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रायर पीरियड आइटम अगर कुछ रहा, मतलब पिछले साल की कुछ गलती अगर आप ये बार सुधार रहे होंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आप लोगों ने देना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? प्रायर पीरियड आइटम करके AS5 अपन लोग देखने वाले हैं, उसके अंदर कैसा रहता है, जैसे पिछले बार हम 2 लोगों की सैलरी डेबिट करना भूल गए तो अब ये साल देना पड़ेगा, तो अब ये साल पिछले साल की सैलरी डेबिट करो, लेकिन एक सेपरेट हेड में बताओ कि ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से अपना बैंक ऑडिट ये टॉपिक हो गया। कुछ भी क्वेरी होंगी तो प्लीज लेट मी नो। अभी पूछना है किसको कुछ तो पूछो, कुछ पूछना होगा अभी तो पूछो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा। यस एनीबॉडी? साक्षी आई हुई है कि साक्षी सिसोदिया? यस सर। ओके चलो ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड नाउ। अब अपन लोग नया वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 2 ही टॉपिक बाकी है अब अपन लोगों के, ऑडिट हो जाता फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक है अपन लोगों का, नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रॉड्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक, नोट्स दिख रहे हैं आप लोगों को? नहीं सर। देखो दिख रहे होंगे। यस सर। ठीक है, मैं नोट्स शेयर भी करता आप लोगों के साथ में, व्हाट्सएप पे डाल देता। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तो ये सारे डेवलपमेंट जो अभी हमारा एग्जॉस्टेड है, हंसी माइक बंद करो। और ये सब हाँ ठीक है, तो बात ऐसी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा मैं क्योंकि एक एकेडमिक अपडेट करके ये पूरा चैप्टर ही उन्होंने नए तरीके से दिया हुआ है आप लोगों को। मतलब जो मॉड्यूल दिया हुआ है ना May 21 का, उसके अंदर तो ये है ही, लेकिन वो May 21 के नीचे एकेडमिक अपडेट दिया हुआ है, इसके अंदर फ्रॉड एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, एक चैप्टर ही उन्होंने नए तरीके से दिया हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस है इसमें, पूरा चैप्टर ही उन्होंने नया दिया हुआ है। तो आप प्लीज अगर मॉड्यूल रेफर कर रहे होगे ना तो थोड़ा आप लोगों ने उसके अंदर जो एकेडमिक अपडेट है वो वाला ही मॉड्यूल रेफर करने का, जो आपको BOS के ऊपर जो मॉड्यूल मिलेगा ना इंटर के अंदर, ऑडिट के अंदर, वो देखने के बजाय एकेडमिक अपडेट में जो मॉड्यूल दिया हुआ है उसको देखना चाहिए। उसके अंदर थोड़े बहुत लाइनें इधर उधर करी हुई है, चेंजेस थोड़े बहुत करे हुए हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, फ्रॉड एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, SAR 240। ठीक है, फ्रॉड मतलब क्या, जैसे आप लोगों ने मर्केंटाइल लॉ में भी देखा हो। देखो फ्रॉड मतलब क्या हो गया कि अपन बोलते ना यार कि जैसे आपने ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता लोगों के साथ में, या फिर आपको वहां पे चीज दिखाते, जैसे आपको कोई वहां पे आपने जैसे ये कैलकुलेटर लेना था आपको ऑनलाइन, ठीक है, जैसे आपको फोटो के अंदर कुछ अलग ही तरीके का कैलकुलेटर बताया और आपके घर पे कुछ अलग ही कैलकुलेटर है, आपके फोटो के ऊपर बताया कि कुछ अलग ही है, इसके अंदर 10-20 और अलग अलग बटन है, साइंटिफिक होता, ऐसा होता, वैसा होता, ये होता, वो होता, बहुत सारे फीचर्स दिए हुए थे वहां पे, ठीक है, अलग ही फोटो बताया। घर पे आया तो एकदम टप्पा सा कैलकुलेटर दिखा आपको जिसका वैल्यू 40-50 रुपए भी नहीं होगा और आपने उसके लिए 500 रुपए भरे, तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा?
कि देखो मेरे साथ में फ्रॉड हुआ। मतलब क्या हो गया, जैसा आपको दिखाया था वहां पे, जैसा पिक्चर शोकेस किया गया था, जैसे फीचर्स बताए गए हुए थे, जैसा सब कुछ वहां पे बोला था, वैसा कुछ भी नहीं है। आपकी हताशा हुई, निराशा हुई, तो आप लोग क्या बोलते, पहला शब्द क्या आता है आप लोगों के मुंह में कि यार मेरे साथ में फ्रॉड हो। समझ में आ रहा है ना कि आपके साथ में फ्रॉड हो। तो बात ऐसी है, फ्रॉड मतलब क्या, धोखाधड़ी। समझ में आ रहा, धोखाधड़ी मतलब गलत करना, किसी के साथ में फ्रॉड होना मतलब उसके साथ में गलत हुआ। और फ्रॉड होना मतलब क्या होगा, आपको धोखे वाली फीलिंग आती है कि यार मैं, मेरे साथ में गलत हुआ, या फिर मेरे साथ में किसी ने धोखा दे दिया। मतलब क्या होगा, फ्रॉड का मतलब ये हो रहा है कि आपके साथ में कुछ तो भी नेगेटिव या फिर गलत या फिर कुछ तो भी ऐसा चीज हुई जो होना नहीं चाहिए थी, आपने एक्सपेक्ट नहीं की। अब कंपनी है, ठीक है, आप हो ऑडिटर, कंपनी के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, कंपनी के साथ में भी गलत कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या, जैसे बहुत सारे कंपनी के साथ में भी गलत हो सकता। समझ में आ रहा क्या, बात ऐसे कंपनी के साथ में गलत हो सकता, कंपनी शेयर होल्डर के साथ में गलत कर सकती। जैसे मैनेजमेंट ने झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बता दिए, ये भी तो एक फ्रॉड है ना। ऐसे एसेट्स बता दिए जो कि मैनेजमेंट के पास में, कंपनी के पास में थे ही नहीं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया, ये भी तो फ्रॉड है। जो चीजें नहीं है वो आप लोग बता रहे, मैनेजमेंट विंडो ड्रेसिंग कर रहे, गलत चीजें कर रहे हैं। कंपनी के बैलेंस शीट पूरे उसमें सब डेटर्स झूठे हैं, क्रेडिटर्स झूठे हैं, फिक्स एसेट झूठे हैं, कंपनी का इसमें फिक्स एसेट ही नहीं, वहां पे 15-15 करोड़ के फिक्स एसेट दिखे। तो बात ऐसी है, कंपनी का इसमें एसेट है नहीं, मैनेजमेंट बता रहा है 15-15 करोड़ के फिक्स एसेट पड़ेगा, तो ये भी तो एक तरीके का फ्रॉड ही है। किसके साथ में कर रहे हैं फ्रॉड, कंपनी के साथ में कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के साथ में कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ में। ठीक है, तो अब ऑडिटर की क्या जवाबदारी आती है यहाँ पे, अगर फ्रॉड मिलता है तो, फ्रॉड अगर वो ढूंढ पाता है तो, पहली बात साधो सो आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड ढूंढना। ऑडिटर की कभी भी जिम्मेदारी नहीं रह सकती फ्रॉड ढूंढना, क्योंकि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, टू एक्सप्रेस एन ट्रू एंड फेयर व्यू, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यही अपन लोगों को बताने का है। हाँ, मेरा कुछ काम करते करते अगर मेरे ध्यान में फ्रॉड आएगा तो ही मैं फ्रॉड के लिए जिम्मेदार हूँ, वो बताने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हूँ। ओरिजिनली मैं फ्रॉड ढूंढने के लिए नहीं घूमता, मैं फ्रॉड के लिए नहीं घूमता। समझ में आ रहा क्या? The standard on auditing SAR 240, the auditor's responsibility regarding the fraud in an audit of financial statements, defines the term fraud as an intentional act by one or more individual. इंटेंशनल क्यों बोल रहे हो यहाँ पे? इंटेंशनल मतलब क्या, कि आप वहां पे जानबूझकर मतलब पता होते हुए भी कि गलत है तो भी गलत कर। मतलब कैसा है, फ्रॉड के अंदर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सामने वाले को मालूम रहता है वो गलत कर रहा है, स्टिल वो करता है। समझ में आ रहा है कि इंटेंशनल एक्ट, जानबूझकर किए जाने वाली चीजें। तो डिफाइंस द टर्म फ्रॉड एज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग द मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉइज, थर्ड पार्टीज, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन, मतलब गलत तकनीक इस्तेमाल करके, डिसेप्शन मतलब डिसीव करना, किसी को डिसीव करना मतलब किसी को फंसाना, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। ऑफ कोर्स सामने वाला फ्रॉड क्यों करता है बेटा, फ्रॉड इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसे का लालच रहता या फिर उसको कुछ तो भी फायदा उठाना रहता है। जैसे मैनेजमेंट झूठे एसेट्स क्यों बता रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि उनको उनके कंपनी का पिक्चर अच्छा रखने का है, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ाने का है, झूठा सपना दिखाने का है लोगों को कि हमारे पास इतने एसेट्स है, हमारी कंपनी इतना अच्छा कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे एक इलीगल एडवांटेज रहता है, ऐसा एडवांटेज जो कि लीगल नहीं है। सही में आपको मिलना चाहिए कि एडवांटेज कंपनी का, जैसे उन्होंने बता दिया 15 करोड़ के एसेट से कंपनी के शेयर होल्डर्स खुश हो जाते। समझ में आ रहा ना, मार्केट के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, BSE के अंदर शेयर के भाव बढ़ने लग जाते, मैनेजमेंट को फायदा रहता, उनके पास में भी तो शेयर का होल्डिंग रहता, लोग झूठे सपने दिखने लग जाते। समझ में आ रहा है? लेकिन ये लीगल है क्या? ये सब इलीगल है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल के दिखाया हुआ लोगों को झूठा सपना है। समझ में आ रहा क्या? तो फ्रॉड क्या हो गया, कि इंटेंशनल एक्ट है। इंटेंशनल एक्ट कौन कर रहा है? ऑफकोर्स कंपनी के अंदर रहने वाले लोग, मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉइज या फिर कोई दूसरा भी व्यक्ति हो सकता है, कंपनी से रिलेटेड, अनरिलेटेड। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? एक गलत तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं फायदा उठाने, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट, दैट इज नॉट जस्ट, टू ऑब्टेन एन इलीगल, दैट इज नॉट लीगल एडवांटेज, फायदा। मतलब क्या? जानबूझकर झूठ बोलकर सामने वाले को फंसा के फायदा लेने का। जैसे दुकानदार है, आप टी शर्ट लेने गए, उसने टी शर्ट के अंदर पीछे से एक छेद था, उसने वो बराबर बताया, इसने आपको इस तरीके से टी शर्ट पकड़ पकड़ के बताया था, छेद दिखाई दी और वो आपको बेच दिया। जानबूझकर बेचा गया, उसको मालूम था छेद है, उसने फंसा के, छुपा के आपको टी शर्ट बेच दिया, क्यों? पैसा कमाने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए। ओके, डिफाइन द टर्म। हाँ बोलो।
सर वो फ्रॉड ढूंढना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना। नहीं रहती, बराबर है। हाँ, फिर ऑडिटर तो की सर वो सत्यम रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कैम एक मिनट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, एग्रीड, लेकिन आप अपना काम करते करते आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना। आंखें बंद कर सकते क्या? नहीं। आपका काम करते करते आपके ध्यान में आए, अरे यहाँ पे तो फिक्स्ड एसेट ऐसे बताए हुए जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वाउचिंग करने के बाद आपको पता चला तो सब झूठे हैं। 15 करोड़ के फिक्स्ड एसेट कभी है ही नहीं थे इनके पास, सब झूठे बिल है, झूठे लोग है, झूठे स्टेटमेंट्स है। फिर अगर आपके ध्यान में आ गया आपका रेगुलर काम करते करते, तो फिर तो ढूंढना आपका ही काम है। आंखें बंद करके बैठेंगे कि ऑडिट को गलत अगर हो रहा तो गलत को सहन करना भी गलती रहती है। सामने वाले को झूठ, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया श्रीहरि, ये लोग झूठे फिक्स्ड एसेट बता रहे, फिर आप में और उनपे कोई फर्क है क्या? नहीं। फिर आप काय के ऑडिटर आए, काय के इंडिपेंडेंट ऑडिटर आए? समझ में आ रहा? आप आंखें बंद करके ऑडिट कर सकते क्या? नहीं। कोर्ट में आपके नाम से वारंट निकलेगा कि क्या ऑडिट किया इन्होंने। समझ में आ रहा है कि आप ऐसा बोल सकते कि फ्रॉड ढूंढना मेरा काम नहीं है, ढूंढना आपका काम नहीं है, ग्रेड, लेकिन आपका काम करते करते अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पकड़ना भी आपका ही काम है। सर वो सत्यम स्कैम में सर वो ऑडिट फर्म को भी पेनल्टी लगी थी ना, लगी थी ना, लगी थी ना। फ्रॉड में। हाँ तो सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की थोड़ी ना होती। क्योंकि सुनो, सत्यम केस में क्या हुआ था, झूठे एम्प्लॉइज थे, करीबन करीबन 40,000 झूठे एम्प्लॉइज थे जिनके नाम से मैनेजमेंट हर महीने पगार बताते थे और वो मैनेजमेंट तो डायरेक्टर ही खा जाते थे। झूठे डेटर्स बताए हुए थे, झूठा सेल बता के झूठे डेटर्स बताए थे, झूठे एम्प्लॉइज बता के झूठी सैलरी बताई। ठीक है, कंपनी में से पैसे खींचते जा रहे थे, खर्चते जा रहे थे, खर्चते जा रहे थे। अब डायरेक्टर को मालूम होके भी डायरेक्टर ने कभी रिपोर्ट नहीं करा 8 साल में ऑडिट करते करते। समझ में आ रहा? ऑडिटर को मालूम होते हुए भी उसने कभी रिपोर्ट किया नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर में से कुछ पैसा, डायरेक्टर को जो पैसा मिलता था ना, उसमें से कुछ पैसा बोलते शायद ऑडिटर को भी जाता होगा, ऐसा लोग समझते। तो अगर आपने आंखें बंद करके ऑडिट किया, गलतियां सामने नहीं लाई, तो आपका भी उसके अंदर गलती रहने वाली है। पर सर ऑडिटर तो चेंज होते रहते हैं ना, क्या बोल रहे? ऑडिटर तो चेंज होते रहते हैं ना। रोटेशन ऑफ ऑडिटर बेटा अभी आया, जब नहीं था। अभी आया ना, 5 साल ही एक फर्म के ऑडिटर रह सकते हैं, 3 साल ही एक फर्म के ऑडिटर रह सकते हैं, ऐसे अलग अलग क्लॉज आए हुए अभी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के। ये जब 2000 वाले साल में नहीं था। ये सत्यम का स्कैम होने को आज 18 से 20 साल हो गए। वो उस दिन एक दिन के अंदर सत्यम का शेयर जो करीबन 1000 रुपए ट्रेड होता होगा, उस समय वो धड़ल्ले से 28 रुपए पे आ गया।